वेलकम टू studynotes.com। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लास्ट ईयर तक, इस साल तक जो गेट के क्वेश्चंस आए हैं 2020 तक बिल्डिंग मटेरियल्स वाले सब्जेक्ट के अंदर, इसको कवर करेंगे। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं और ट्रेंड को देखते हुए देखिए 2020 में ही अप्रॉक्सीमेटली 4 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक में से। उससे पहले 2018 में आया था। तो लगभग हर साल इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का। तो हम एक एक करके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं इस सीरीज में हम उन क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लॉस एंजलिस टेस्ट स्टोन एग्रीगेट्स के लिए क्या डिटरमाइन करने के लिए करा जाता है। तो लॉस एंजलिस टेस्ट जो है फ्रेंड्स, ये एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए यूज करा जाता है। एब्रेशन मतलब जो एक पत्थर के ऊपर रगड़ लगती है। सपोज ये से आपका पत्थर है, आपने इसको पेवमेंट या किसी और पर्पस के लिए यूज कर रखा है। तो टाइम के साथ इस पे जैसे जैसे व्हीकल्स चलेंगे, गाड़ियां आएंगी, गाड़ियां जाएंगी, तो ये रफ होता रहेगा, इस पर रगड़ लगती रहेगी, परतें इसकी उतरती रहेंगी। तो इस प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए क्या टेस्ट करा जाता है? लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, मतलब जब पानी मिलाया जाता है सीमेंट में, अगर उस टाइम पे डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S का कंटेंट इंक्रीज कर दिया जाए तो हीट ऑफ हाइड्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं C2S एक बोक्स कंपाउंड है। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं आर्गिलेशियस और कैलकेरियस, इन सारे कंपाउंड्स को मिलाने के बाद 4 बोक्स कंपाउंड बनते हैं, C3S, C2S, C3A एंड C4AF। तो ये 4 हमारे बोक्स कंपाउंड होते हैं। इसमें से जो ये हमारा सेकंड कंपाउंड है, इसके बारे में कहा गया है अगर C2S को बढ़ा दिया जाए तो हमारी जो हीट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जब हम C2S बढ़ाते हैं तो हमारी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम होती है। ये C2S की प्रॉपर्टी है। तो हमारा आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का C, कि C2S का कंटेंट अगर हम बढ़ाएंगे हाइड्रेशन के टाइम पे तो हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि IS 456 2000 के अकॉर्डिंग pH कितनी वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। द pH वैल्यू ऑफ वाटर फॉर कॉन्क्रीट मिक्स शैल नॉट बी लेस देन व्हाट। सो इस कोड के अंदर अगर हम देखें क्लॉज 5.4.2, इस क्लॉज में मेंशन करा गया है कि कंक्रीट मिक्स के अंदर जो पानी डाला जाता है उसका pH कितना होना चाहिए। वहां जाके आपको मिलेगा कि कंक्रीट मिक्स के अंदर मिलाए हुए पानी का pH 6 से कम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अप्लाइड लोड ऑन अ cylindrical concrete specimen of diameter 150 and length 300 mm टेस्टेड एज पर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो ये स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ IS 5816-1999 इज 157 किलो न्यूटन। तो जो मैक्सिमम लोड स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में लगा है वो है 157 किलो न्यूटन, 157 किलो न्यूटन। सैंपल का साइज है डायमीटर 150 mm और लेंथ है सैंपल की 300 mm। तो ये 2:1 के रेशियो में रहते हैं लेंथ और डायमीटर। तो ये स्टैंडर्ड साइज है हमारा, यहाँ पे दे रखा है 300 mm लेंथ और 150 मीटर डाया। अब हमारा टेंसाइल
स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2p/πdl। हमारे को यहाँ पे वैल्यू एमपीए में देनी है। एमपीए मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को एमएम में और न्यूटन में लेके चलेंगे। तो 2 इंटू 157 किलो न्यूटन हो गया हमारा, 157 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। डायमीटर है हमारा गिवन 300, 150 mm, और हाइट है सैंपल के 300। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है 2.22 MPa। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो 2.22 MPa। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ली चैटेलियर अपैरेटस को कौन सी चीज डिटरमाइन करने के लिए सीमेंट की यूज करा जाता है। तो फ्रेंड्स, ली चैटेलियर अपैरेटस को साउंडनेस मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। सीमेंट की अगर आपको साउंडनेस मेजर करनी है तो आप यूज करेंगे ली चैटेलियर अपैरेटस का। इसी तरीके से और भी अपैरेटस हैं, जैसे वीबी कंसिस्टोमीटर है, तो इससे हम वर्केबिलिटी मेजर करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको अपैरेटस दे रखा होगा और पूछेगा टेस्ट कौन सा है, या फिर आपको टेस्ट दे रखा होगा, उसमें पूछा जाएगा कौन सा अपैरेटस यूज करा जाए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम अपैरेटस और टेस्ट के बेसिस पे कि सेटिंग टाइम कंक्रीट कितनी देर में सेट होगा, इसको पता करने के लिए हमारा कौन सा अपैरेटस यूज करा जाएगा। तो सेटिंग टाइम हमारे दो टाइप के होते हैं। ओपीसी के, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड कंक्रीट के, दो सेटिंग टाइम होते हैं। एक इनिशियल सेटिंग टाइम आईएसटी और एक फाइनल सेटिंग टाइम एफएसटी। तो इनिशियल सेटिंग टाइम और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का रहता है 30 मिनट्स, मतलब आधा घंटा, और फाइनल सेटिंग टाइम रहता है हमारा 10 आवर्स। फाइनल सेटिंग टाइम रहता है हमारा 10 आवर्स। तो ये होता है सेटिंग टाइम हमारे सीमेंट का, ठीक है। अब इसको मेजर किसकी हेल्प से करा जाता है, करा जाता है फ्रेंड्स, इसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ विकैट अपैरेटस। विद द हेल्प ऑफ विकैट अपैरेटस मेजर करा जाता है सेटिंग टाइम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुल्स ट्रेंच किल्न क्या होती है। तो किल्न का मतलब आप सभी को पता है, भट्टी। तो बहुत अलग अलग तरीके की एक रोटेटिंग ट्रेंच होती हैं और बहुत तरीके की अलग अलग हॉफमैन्स किल्न होती हैं। उसमें से एक टाइप की किल्न है बुल्स ट्रेंच किल्न, जो यूज करी जाती है ब्रिक्स को बनाने के लिए। ब्रिक्स यानी ईंटें। तो ईंटें बनती है भट्टियों में, इसलिए हमारा आंसर है सी, ब्रिक्स। The compound which is largely responsible for initial setting and early strength gain। तो अगेन बॉक्स कंपाउंड से क्वेश्चन है। बॉक्स कंपाउंड से क्वेश्चन है हमारा कि इनिशियल सेटिंग और अर्ली स्ट्रेंथ, इसमें कौन सा कंपाउंड हेल्प करता है। तो इसका आंसर है क्लास बी, C3S। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से हमारे को मिलती है अर्ली स्ट्रेंथ, और अर्ली स्ट्रेंथ के कारण हमारे को मिलती है इनिशियल सेटिंग विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो इसी तरीके से जो चारों के चारों बॉक्स कंपाउंड हमने अभी डिस्कस करे, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, जिसमें C2S से मिलती है हमारे को लेट स्ट्रेंथ, और C3S से हमारे को मिलती है अर्ली स्ट्रेंथ। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा जा रहा है इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ईंटों के लिए मिनिमम एक्सेप्टेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। किसी भी क्लास की ब्रिक हो,
अगर बर्न्ड क्ले ब्रिक है, अगर उसको भट्टी में पकाया गया है, तो ड्राई स्टेट में उसकी मिनिमम एक्सेप्टेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? तो क्लास इसका आंसर है 3.5। ये कोड के अकॉर्डिंग है, इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। 3.5 MPa या फिर 3.5 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ होनी चाहिए ईंटों की ड्राई स्टेट के अंदर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं आपके। तो इसमें पूछा जा रहा है सेम जैसे हम दो क्वेश्चन अभी कर चुके हैं पहले। आपको टेस्ट दे रखा होगा, आपको अपैरेटस बताना है, या आपको अपैरेटस दे रखा होगा, आपको टेस्ट बताना है कि कौन सा अपैरेटस किस टेस्ट में यूज होता है, इस टेस्ट के लिए कौन सा अपैरेटस चाहिए। तो अभी सेम हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि साउंडनेस टेस्ट के लिए कौन सा हमारा प्रॉपर्टी चेक होगा। साउंडनेस मेथड से आप कौन सी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, एडहेशन एंड हार्डनेस। स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, एडहेशन एंड चौथा है हार्डनेस। तो इन चारों के लिए हमारे को बताना है कि कौन सा आंसर सही रहेगा। तो सबसे पहला होता है हमारा साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट को यूज करा जाता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग। तो पी का आंसर हो गया हमारा 2। ठीक है, तो वेदरिंग के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस देखनी है कि धूप में बारिश में कौन सा हमारा एग्रीगेट कितना चल सकता है, तो उसके लिए करा जाता है साउंडनेस टेस्ट। तो हमारा पी ऑप्शन हो चुका है, पी का आंसर है 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्रशिंग टेस्ट। तो क्रशिंग टेस्ट करा जाता है एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा आंसर हो गया क्यू का 1। अब आते हैं आर पे। आर है हमारा लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। तो ये अभी हम कर चुके हैं, हार्डनेस के लिए इसको करा जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 4 आर का। और बचा लास्ट स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट। तो इसके अंदर हम पता करते हैं कि स्ट्रिपिंग वैल्यू कितनी है। इसको इससे इवेल्युएट करा जाता है अनकवर्ड एरिया टू द टोटल एरिया ऑफ एग्रीगेट, की कितने एरिया पे नहीं चिपक पाया हमारा जो एडहेसिव मटेरियल था, जिससे हमें बाइंडिंग मटेरियल का एडहेशन चेक कर सकते हैं। जैसे फ्लेक्सिबल पेवमेंट जब बनती है तो बाइटुमेन का स्ट्रिपिंग टेस्ट होता है, वैसे ही हमारे को यहाँ पे एग्रीगेट की स्ट्रिपिंग वैल्यू चेक करनी होती है कि अगर इसके ऊपर कोई एडहेसिव मटेरियल लगाया जाता है कोटिंग के रूप में या कोटिंग के लिए, तो वो कितना इस पे स्टिक होगा। तो एस का आंसर है आपका 3 यानी एडहेशन। तो हमारा आंसर है पी का 2, क्यू का 1, आर का 4, एस का 3। तो अब देखते हैं कि इससे कौन सी वैल्यू हमारी मैच होती है। 2 1 4 3 हमारा आंसर रहेगा। तो इसमें देखिए सेकंड जो ऑप्शन है आपका, सेकंड जो ऑप्शन है वो सेम सीक्वेंस में है जिसमें हमारा आंसर आया है 2 1 4 3। तो आपका आंसर है 10th क्वेश्चन का बी, 2 1 4 3। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है अगेन पी क्यू आर एस को मैच करना है 1 2 3 एंड 4 से। तो अब इसको एक एक करके देखा जाएगा कि किस किस चीज़ के लिए हमारे ये टेस्ट हैं, कौन सी प्रॉपर्टी इस टेस्ट के अंदर हमारे को पता चलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पी से। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कि लीच एटेलियर टेस्ट को किस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए यूज करा जाता है। तो जैसे अभी हम देख चुके हैं कि लीच एटेलियर टेस्ट होता है साउंडनेस के लिए, तो पी का आंसर हो गया 1। नेक्स्ट आते हैं वीबी टेस्ट। तो वीबी टेस्ट हमारा होता है, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट होता है हमारा वर्केबिलिटी के लिए। वर्केबिलिटी के लिए और भी टेस्ट होते हैं जैसे आपका स्लम्प टेस्ट, इसके अलावा कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट,
तो इस तरीके से जितने भी टेस्ट हैं, वीबी टेस्ट, स्लम टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट यूज किस लिए करे जाते हैं? ये सारे के सारे वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए करे जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी या वर्केबिलिटी के लिए हमारा होता है वीबी टेस्ट, स्लम टेस्ट और कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। तो हमारा ऑप्शन है क्यू का 3। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ब्लेन्स एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। एयर परमिएबिलिटी टेस्ट होता है क्लास फाइननेस के लिए, कितना बारीक, कितना फाइन हमने सीमेंट को प्रिपेयर करा है, इसको चेक करने के लिए हमारे पास, फाइननेस चेक करने के लिए होता है एयर परमिएबिलिटी टेस्ट। तो हमारा आर का आंसर है 4। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट, बचा हमारा 2। तो एस का आंसर ऑब्वियसली 2 होगा, पर फिर भी देखते हैं। विकैट अपैरेटस, मैंने आपको बताया विकैट अपैरेटस को यूज करा जाता है सेटिंग टाइम पता करने के लिए। अभी एक सेटिंग टाइम का हम क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। तो इस तरीके से अपैरेटस और टेस्ट का क्वेश्चन जब आएगा मैचिंग में, जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और चारों से मैच करनी है चीजें, तो ये आता है 2 मार्क्स में। और सिंगल किसी एक टेस्ट के बारे में अगर पूछ लिया जाता है कि सिर्फ ली चेटिलियर के बारे में बताओ या सिर्फ आप विकैट अपैरेटस के बारे में बताओ, तो ये वाला आता है गेट में 1 मार्क्स में। तो इस टाइप से अगर सिंगल टेस्ट और अपैरेटस पूछा जाए तो 1 मार्क्स के लिए तैयार रहिएगा। और अगर 4 ऑप्शंस दे के आपसे 4 ऑप्शंस पूछे जाते हैं तो आपको 2 मार्क्स इस क्वेश्चन के मिलेंगे, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो। अब आगे चलते हैं। तो हमारा इसका आंसर है 1 3 4 2। उसको मैच करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैच हो रहा है ऑप्शन ए से, जो सेम सीक्वेंस में है, पी के लिए 1, क्यू के लिए 3, आर के लिए 4, एस के लिए 2। तो हमारे हो गए 11 क्वेश्चंस। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं हम कि इनमें क्या करना है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा रहा है ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। ये 2017 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है फॉर 2 मार्क्स। फॉर 2 मार्क्स इस क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स पूछा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आगे मार्क करते हुए जाना है कि वो सही है या गलत है। तो इसमें देखेंगे पहला पी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि जो सिंगल ब्रिक, एक ईंट की थिक, एक ईंट की मोटाई वाली जो दीवारें होती हैं, उसको मेजर करा जाता है मीटर स्क्वायर में, यानी उसका एरिया मेजर करा जाता है। तो क्या ये बात सही है या गलत है? तो इसका आंसर होगा ट्रू, बिकॉज जो 1 ब्रिक थिक वॉल्स होती हैं, 1 ब्रिक थिक वॉल्स होती हैं, उसका एरिया मेजर करा जाता है। और जो 1 ब्रिक थिक से ज़्यादा मोटी वॉल्स होती हैं, मतलब 1.5 ब्रिक या 2 ब्रिक थिकनेस वाली जो वॉल्स होती हैं, उनकी वॉल्यूम मेजर करी जाती है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 1 ब्रिक थिक जो हमारी वॉल्स होती हैं उसको क्यूबिक मीटर में मेजर करा जाता है, मतलब मीटर क्यूब में। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये उसको बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ये हो गई हमारी फॉल्स। तो अब ऑप्शंस में देखेंगे हमारे क्या ऑप्शंस बचे। तो P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शंस हैं, P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। तो ये 2 A और B हमारे रूल आउट हो गए ऑप्शंस। अब इसका मतलब है R ट्रू है। R पे हमें को सोचने की जरूरत नहीं है, तो R ट्रू है ही है। तो इसको हम लिख देंगे ट्रू और एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो नो डिडक्शन इन ब्रिक क्वांटिटी इज मेड फॉर ओपनिंग्स इन वॉल अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जिन बच्चों ने एस्टिमेशन पढ़ रखा है उन्हें पता होगा कि 0.1 मीटर स्क्वायर तक का एरिया अगर एक दीवार के अंदर खुला रह गया है, इस तरीके से आपकी दीवार है और इसके अंदर आपने यहाँ पे सपोर्ट्स लगाए थे आपने यहाँ पे ऊपर की दीवार बनाने के लिए, और उसको हटाने के बाद क्या हुआ, ये 2 यहाँ पे जगह खाली रह गई और इनका जो एरिया है लेस देन 0.1 मीटर स्क्वायर है। ये एरिया लेस देन 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस केस में क्या होगा, जब आप क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे कि इस ब्रिक में कितनी वॉल्स लगी हैं, इस वॉल में कितनी ब्रिक्स लगी हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो इन एरियाज को डिडक्ट नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो इन एरियाज को डिडक्ट नहीं करा जाएगा जब आप काउंट करोगे नंबर ऑफ ब्रिक वर्क या नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। अब आते हैं एस पे। एस है हमारा लास्ट ऑप्शन। इसमें ये कह रहा है कि फॉर द मेजरमेंट ऑफ एक्सकेवेशन फ्रॉम बोरो पिट इन अ फेयरली यूनिफॉर्म ग्राउंड डेड मैन आर लेफ्ट एट सुटेबल इंटरवल। तो ये स्टेटमेंट सही है
या गलत है। इसके अंदर जब ग्राउंड यूनिफॉर्म नहीं होता तो लेवल हम स्टार्टिंग से निकाल लेते हैं, ठीक है, आफ्टर साइट क्लियरेंस, और बाद में काम कंप्लीट होने के इन लेवल्स की हेल्प से हमारे को इसका पता चलता है कि हमने कितनी एक्सकेवेशन और कितनी चीज़ें करी। तो फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सकेवेशन फ्रॉम बोरोपिट, अगर कहीं आपने गड्ढा खोदा है और मेजर करना है कितनी आपने मिट्टी निकाली है या कितना वहाँ पे काम हुआ है और वो यूनिफॉर्मली है, तो वहाँ पे डेड मैन छोड़े जाते हैं सूटेबल इंटरवल के लिए, इंटरवल्स पे। तो ये जो आपकी ये जो आपको ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ये भी हमारा हो गया ट्रू। तो आपकी तीन स्टेटमेंट्स, फर्स्ट पी आर एन एस आपकी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, क्यू इज द फॉल्स स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे डी, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अ लिटिल बिट न्यूमेरिकल। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि एक एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट का आपको कंपोजिशन दिया गया है जिस कंक्रीट के अंदर एयर है, ठीक है, ताकि उसको लाइट वेट बनाया जा सके और उसका सेल्फ वेट कम रहे हमारे स्ट्रक्चर का। तो इसके अंदर आपको इसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उसकी डेंसिटी दी गई है, उसकी मास डेंसिटी दी गई है। तो वाटर की दे दी है आपको, यहाँ पे कंपोजिशन दे दिया है, वाटर है इसके अंदर 1 मीटर क्यूब में 184 किलोग्राम, सीमेंट ओपीसी है 368 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सैंड है 606, कोर्स एग्रीगेट है 1155 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। साथ में आपको दे रखी है यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी सारी चीज़ों की। तो हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और देखेंगे कि एयर कंटेंट कितना है लीटर पर मीटर क्यूब में। तो हमारे को निकालना है एयर कंटेंट, तो पर मीटर क्यूब मान के चलते हैं फॉर 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए मान के चलते हैं सारी चीज़ें, और इसमें हम अज्यूम करेंगे कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं मिलके सिर्फ 1 मीटर क्यूब कंक्रीट ही बना रहे हैं, और उसमें से फाइंड आउट करेंगे कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में पर मीटर क्यूब में कितने लीटर एयर कंटेंट है हमारा। तो इसके अंदर एक बेसिक जो रूल है वो ये होगा कि सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इन सब की वॉल्यूम, साथ में वाटर और एयर, ये सब मिला के 1 मीटर क्यूब कंक्रीट बना रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट। तो इसके अंदर हम इन सारी वैल्यूज को जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो हमारे को वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, तो मास ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ सीमेंट प्लस मास ऑफ फाइन एग्रीगेट अपॉन डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट प्लस मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट अपॉन में डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्लस मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें उसको ही कैलकुलेट करना है, तो उसको हम नहीं निकालेंगे, उसको हम यहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे को मास जिस जिस चीज़ का दे रखा है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जिस जिस वैल्यू की हमारे को दे रखी है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी डेंसिटीज निकालेंगे, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की डेंसिटी तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, उससे सारी स्पेसिफिक ग्रेविटीज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे उनको लिखते जाएंगे। तो मास ऑफ कंक्रीट आपको दे रखा है 368 और डेंसिटी यहाँ पे दे रखी है हमारे को सीमेंट की 3.14 इंटू 1000, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी 3140। अब आते हैं फाइन एग्रीगेट पे, फाइन एग्रीगेट है हमारा सैंड, सैंड इज अवर फाइन एग्रीगेट। तो सैंड का आपको मास दे दिया यहाँ पे 606, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.67, तो डेंसिटी हो गई 2670। अब आते हैं नेक्स्ट कोर्स एग्रीगेट पे, कोर्स एग्रीगेट का मास दे रखा है 1 मीटर क्यूब में 1155 किलोग्राम, डेंसिटी हो गई इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 2740 2740। मास ऑफ वाटर दे रखा है 184, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, बचा वॉल्यूम ऑफ एयर VAIR इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे सारी चीज़ें, राइट हैंड साइड पे भेज के 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर आएगा 0.05032 मीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करेंगे
मीटर्स के अंदर, बिकॉज ये वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा पर मीटर क्यूब आया है, इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लीटर में हमारी वैल्यू आएगी 50.32 लीटर पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है लास्ट क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 50.32। सो थैंक यू। इसके साथ हमने अपने बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सारे गेट के क्वेश्चंस कर लिए हैं जो अभी तक गेट के एग्जाम में सिविल इंजीनियरिंग के पूछे गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी सब्जेक्ट्स करेंगे, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल, एंड थैंक यू।